नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में लास्ट क्लास में मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये सब बताया था। आइए डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। लिखिए टू प्रूव दैट। देखो इस तरीके से के बराबर होता है मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है जी, या तो होता है एफ नोट अपॉन एफ, ये प्रूफ करने को दे सकता है, या दे सकता है के बराबर ई नोट अपॉन ई। क्लियर है? ठीक है जी। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। देखो मान के चलेंगे कोई दो चार्जेस हैं, है ना, Q1 Q2 किसी मीडियम में रखे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ठीक है जी। तो आप इसमें लिखेंगे लेट अस कंसिडर टू चार्जेस आर प्लेस्ड, टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, इन एनी मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आपको? यानी कि कहेंगे कि माना कोई दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर किसी माध्यम में रखे हैं जिसका परावैद्युतांक K है, ठीक है जी। इतनी लैंग्वेज लिखने के बाद आइए बात करते हैं देन। ये लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में बोल दी है मैंने दोनों में। तो देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी वैद्युत बल, ठीक है जी, बिटवीन द चार्जेस, जो किसके बीच लगेगा, चार्जेस के यानी आवेशों के। और चार्जेस कौन कौन से हैं, Q1 एंड Q2। तो क्या आएगा, F बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नोट नहीं आएगा क्योंकि मीडियम फ्री स्पेस या एयर नहीं है, बल्कि क्या है, कोई अदर मीडियम है, Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है जी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर आप कहेंगे इफ बोथ द चार्जेस, है ना, यदि दोनों आवेश कहाँ रखे हो, निर्वात या वायु में रखे हो, आर प्लेस्ड, ठीक है जी, इन फ्री स्पेस और एयर। यदि दोनों चार्जेस कहाँ रखे हो, फ्री स्पेस में या एयर में, यानी यदि दोनों आवेश निर्वात या वायु में रखे हो, ठीक है जी। यदि दोनों आवेश कहाँ रखे हो, निर्वात या वायु में। तो देखो एफ नोट कह लो फिर इसे बल को, और यहाँ भी एप्सिलॉन के साथ नोट आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन r²। इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो डिवाइड करो इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से, तो वी गेट, आपको क्या मिलता है, एफ नोट अपॉन एफ। एफ नोट का मान रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन r² अपॉन एफ की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है जी। देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो देखो क्या बचेगा, ये एफ नोट अपॉन एफ, ये पहुंच जाएगा ऊपर एप्सिलॉन, और ये रहेगा अपॉन में एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है जी। और आप जानते हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है के, तो इसे आप के कह देंगे। तो एफ नोट अपॉन एफ बराबर क्या हो जाएगा, के, या के बराबर एफ नोट अपॉन एफ, बात एक ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। क्लियर है? और देखो यदि ये वाला आ जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, बिल्कुल सिमिलरली हो जाएगा। मैं आपको करके बता दूं, आप चाहो तो दोबारा नोट कर लेना, नहीं तो लिख देना, है ना। जो चेंज होगा यहाँ पे एफ नोट की जगह क्या आ जाएगा, एफ की और एफ नोट की जगह, यानी एफ की जगह क्या आएगा, ई आ जाएगा बस। ठीक है, और जब ई आता है तो केवल एक चार्ज बचता है। ठीक है जी, कौन सा, केवल एक चार्ज बचता है। फॉर्मूला ये होता है ई का, आपको याद हो तो। ठीक है जी। तो देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन
एनी मीडियम लिखना और फिर ये आ जाएगा, है ना। फिर आप कहेंगे इफ़ बोथ द चार्जेस आर प्लेस्ड, और फिर आप क्या कहेंगे कि इफ़ बोथ द चार्जेस, है ना, या ऐसे कहते हैं ना, इफ़ द मीडियम इज फ्री स्पेस और एयर, तो यहाँ ई नोट आ जाएगा, है ना। करके मैं आपको दिखा दूँ, और यहाँ क्यों रहेगा, बस यहाँ एप्सिलॉन नोट आएगा, ठीक है जी। फिर आप डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से Q2 हट रहा है, क्लियर है। Q से Q कटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, 4 पाई से 4 पाई कटा, ठीक है जी। ई नोट अपॉन ई, और ये आ जाएगा ई नोट अपॉन ई। ये वाला प्रूफ हो गया, है ना। जिस तरीके से मैंने बोली लैंग्वेज, चाहो तो दोबारा कर लियो, नहीं तो बस थोड़ा सा चेंज है, और वो चेंज क्या है आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन दोनों मैंने आपको करा दिए हैं, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसके बाद चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे अच्छे से, है ना। इनकी हिंदी में मैं एक बार बोल दूं, क्या कहेंगे, पहली लैंग्वेज तो सेम रहेगी दोनों की। फिर यहाँ पे क्या कहेंगे, तब, है ना, किसी माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये, और इसका क्या है, यदि माध्यम निर्वातीय वायु हो तो, है ना। फिर ये कर लेंगे आप इसे। चलो, बाकी PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही रहे हैं। यदि किसी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पर जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। आइए इसके बाद हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, ठीक है जी। हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक को तो इलेक्ट्रॉनिक ही कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ध्रुवण, ठीक है जी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ध्रुवण, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन है, इलेक्ट्रॉनिक ध्रुवण है। आइए देख लेते हैं इसे। देखो इस तरीके से देखो, कैपेसिटर है, संधारित्र, उसमें 2 प्लेट होती हैं, एक प्लस की और एक माइनस की, ठीक है जी। एक प्लस की और एक माइनस की। ये प्लस प्लेट है मान लो, ठीक है जी, और यहाँ क्या है, माइनस, कोई दिक्कत नहीं। एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट रख दी इनके बीच में, यानी परावैद्युत प्लेट, ठीक है जी। कैसी प्लेट है, परावैद्युत प्लेट, जिसे डाइलेक्ट्रिक प्लेट कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है जी। तो ये इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं। तो एटम के अंदर आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस में रहता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के रूप में रहता है कक्षाओं में, ऑर्बिट्स में। तो इसका नेगेटिव चार्ज जो है, देखो एटम ऐसे होता है, लेकिन अब ऐसे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज इधर खींचेगा प्लस प्लेट की ओर, और प्लस चार्ज इधर खींचेगा तो इधर चला जाएगा। तो एटम के भीतर ही, है ना, जो प्लस है वो इधर आ गया और माइनस इधर आ गया। क्योंकि माइनस इधर क्यों आया, क्योंकि इधर प्लस की ओर खींच रहा है वो। प्लस इधर क्यों आया, क्योंकि इधर माइनस की ओर खींच रहा है वो, है ना। तो इस तरीके से माइनस प्लस पूरे में ऐसे ही बन जाएगा। इसका एटम जो है ना, वो डाइपोल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, डाइपोल, ठीक है ना। यानी 2 पोल बन गए, एक माइनस का और एक प्लस का, किस, इसके भीतर, इसके एटम्स के बीच। मतलब इसके एटम क्या बन गए, डाइपोल, है ना। हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव, इस तरीके से। क्लियर है। इसके एटम क्या बन गए, डाइपोल। तो सारा माइनस, पार्शियली माइनस चार्ज इधर आ जाएगा, है ना। तो इधर पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है जी। और सारा प्लस इधर आ गया, तो इधर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली नहीं आंशिक, आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश, ठीक है जी। तो मान लो मेन चार्ज इसका प्लस क्यू है और इसका मेन चार्ज क्या है, माइनस क्यू। सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व इसका प्लस सिग्मा है और इसका माइनस सिग्मा, ठीक है जी।
और ये जो इंड्यूस्ड, देखो ये जो चार्ज आया है जिसे आप आंशिक चार्ज कह रहे हैं, इसे कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है जी, क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है जी, हिंदी में कहते हैं प्रेरित आवेश, क्योंकि ये आवेश इंड्यूस्ड हुआ है ना, प्रेरित हुआ है ना, मेन चार्ज के कारण, मुख्य आवेश के कारण प्रेरित हुआ है। ठीक है जी, तो इसे इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। मान लो इधर माइनस क्यू डैश है और इधर प्लस क्यू डैश है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से है ना, तो ये मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, जो मैंने आपको समझाया। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार सुन लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को या डाइलेक्ट्रिक प्लेट को कहाँ रखा जाता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, क्योंकि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होता है ना, बाह्य वैद्युत क्षेत्र। तो जब किसी है ना डाइलेक्ट्रिक को या डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, डाइलेक्ट्रिक प्लेट को, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, या ऐसे कह सकते हो कैपेसिटर्स की प्लेटों के बीच में रखा जाता है। ठीक है जी, तो जो उसके एटम्स हैं है ना, उनके अंदर जो निगेटिव चार्ज है वो प्लस प्लेट की ओर खींचने लगता है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो माइनस प्लेट की ओर खींचने लगता है। तो जो एटम है ना, वो डाइपोल बन जाता है, द्विध्रुव बन जाता है परमाणु। ठीक है, और इस प्रकार से जो सब्सटेंस है वो हो जाता है पोलराइज्ड। क्या हो जाता है? पोलराइज्ड, जिसे आप हिंदी में कहते हैं ध्रुवित। क्या हो जाता है? ध्रुवित हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है जी, तो इस जो घटना है ये, इसे ही आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। क्लियर है? मैं देखो लैंग्वेज इसकी बोलूँ फिर पीडीएफ नोट्स में अलग मिलेगी, फिर भी मैं बोल देता हूँ, आपको जो अच्छी लगे है ना, दोनों के कॉम्बिनेशन से आप लिख लीजिएगा। मैं देखो बता देता हूँ एक बार, पहले इंग्लिश में है ना, या पहले एक बार हिंदी में सुन लो है ना। क्या कहेंगे? जब कोई परावैद्युत पदार्थ बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके परमाणु क्या हो जाते हैं? परमाणु, उसके परमाणुओं के भीतर जो धनावेश है वो ऋण प्लेट की ओर तथा ऋणावेश धन प्लेट की ओर खींचने लगता है, जिसके कारण परमाणु का ध्रुवण हो जाता है, यानी परमाणु द्विध्रुव बन जाता है। ठीक है, तथा इस प्रकार पदार्थ ध्रुवित हो जाता है। लिखा है मैंने। ठीक है जी, तथा पदार्थ में एक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को इलेक्ट्रॉनिक ध्रुवण कहते हैं। ठीक है जी, सुन लीजिए इंग्लिश में। तो व्हेन द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, या ऐसा कह दो इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऐसा कह दो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, एक ही बात है। तो देन निगेटिव चार्ज ऑफ द एटम्स है ना अट्रैक्ट, या निगेटिव चार्ज ऑफ द एटम्स है ना, निगेटिव चार्जेस ऑफ द एटम आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव प्लेट एंड पॉजिटिव चार्जेस आर अट्रैक्टेड बाय निगेटिव प्लेट। ठीक है जी, तो देन द एटम बिकम्स डाइपोल एंड द सब्सटेंस बिकम्स पोलराइज्ड। क्लियर है? फिर कहेंगे देयर प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इनसाइड द सब्सटेंस। ठीक है जी, तो दिस फिनोमेनॉन या दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है जी, कर लेंगे इसे। और इसी के साथ एक हेडिंग मैं आपको और करा दूं। हेडिंग डालो पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स? पोलर और नॉन पोलर। देखो सबसे पहले पढ़ लेते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स है ना, हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय अणु। ठीक है जी, कैसे अणु हैं? ध्रुवीय अणु, यानी पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी इसमें पोल बने हुए हैं। ठीक है जी, तो देखो पोल बने हुए हैं, तो आप समझ गए होंगे भाई, जैसे H प्लस Cl माइनस HCl। तो इसका मतलब है द मॉलिक्यूल्स
ऐसे मॉलिक्यूल्स है ना जिनमें इन विच, देखो जैसे मैंने इसका एग्जांपल क्या दिया, H+ और Cl-। तो देखो पॉजिटिव चार्ज अलग है, निगेटिव चार्ज अलग है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस के द्वारा सेपरेटेड है। तो द मॉलिक्यूल्स इन विच, ध्यान दो, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस है ना आर सेपरेटेड, ये सेपरेट हो जाते हैं, रहते हैं, आर सेपरेटेड, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर, है ना, एक दूसरे से। क्लियर है? तो मैंने कहा ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, ठीक है जी। क्लियर है? आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। एंड और देखियो डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट ना होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर डायरेक्शन रहती है, ठीक है जी। तो ये तो मैं रफ कर देता हूँ, है ना, ध्यान ही भटका रहा है आपका। तो देखो तो इसमें डाइपोल मोमेंट होता है ना, तो एंड नॉन जीरो, मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, नॉन जीरो होता है, कुछ भी हो, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, पूरा नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है जी। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं और नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट रखते हैं, है ना, एंड हैव, और रखते हैं, एंड हैव नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, ठीक है जी। तो कॉमा लगा लिख दो, ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, आर नोन एज पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, लिख देंगे। हिंदी में सुन लीजिए, वे अणु जिनमें धनावेश तथा ऋणावेश एक दूसरे से, है ना, कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तथा नॉन जीरो क्या कहेंगे, अशून्य द्विध्रुव आघूर्ण रखते हैं। क्लियर है? क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय अणु कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बता दिया है, एग्जाम्पल है आपका, है ना, जैसे यही है HCl, है ना, और आपका H2O है, ठीक है जी, इस तरीके से, और NH3 है, इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है जी। बहुत सारे हैं, KBr है ना, NaCl है, इस तरीके से, ठीक है, HCl, H2O, NH3, KBr, है ना, NaCl, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स के, यानी कि ध्रुवीय अणुओं के। कर लेंगे। आइए इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद करते हैं नॉन पोलर, हेडिंग है सेकंड, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इन्हें आप कहेंगे अध्रुवीय अणु। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, है ना, एक दूसरे से अलग नहीं रहते बल्कि एक दूसरे में मिले रहते हैं, तो कोइंसाइड्स, ठीक है जी, कोइंसाइड, है ना, कोइंसाइड माने मिल जाना, ठीक है जी। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड रहते हैं, है ना, मिले रहते हैं, एंड हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, और जो क्या रखते हैं, जीरो डाइपोल मोमेंट रखते हैं, क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल CH4 है, मीथेन, है ना, क्लियर है, और CO2 भी है, ठीक है जी, और आपका ये तो सब है ही, N2 है, H2 है, O2 है ना, ऐसे बहुत सारे हैं, ETC, ठीक है जी। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये है नॉन पोलर। कर लोगे? तो यानी वे अणु जिनमें धनावेश तथा ऋणावेश एक दूसरे से मिले रहते हैं, है ना, दूर नहीं रहते, तथा शून्य द्विध्रुव आघूर्ण रखते हैं, क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं आपको, ठीक है जी। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपकी पोलराइजेबिलिटी। नेक्स्ट हेडिंग लिखें पोलराइजेबिलिटी, ठीक है जी। पोलराइजेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं ध्रुवणता,
तो नेक्स्ट हेडिंग है पोलराइजेबिलिटी, POLA है ना, पोलराइजेबिलिटी हिंदी में कहते हैं ध्रुवणता। ठीक है जी, पोलराइजेबिलिटी है या ध्रुवणता आप इसे कह सकते हैं। देखो इसमें भी वही बात लिखनी है जो मैंने अभी आपको बताई है ना, लिख लो। व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी, तो देन क्या होता है, द सब्सटेंस बिकम्स पोलराइज्ड। कैसा हो जाता है सब्सटेंस, पोलराइज हो जाता है। एंड इट्स मॉलिक्यूल्स बिकम डाइपोल, डाइपोल बन जाते हैं। सो देयर प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है बात। तो डाइपोल मोमेंट जो प्रोड्यूस हो जाएगा वो प्रत्येक मॉलिक्यूल में, पूरे सब्सटेंस में प्रोड्यूस हो जाएगा ना, तो है ना। उसके बाद लिखना देन, देखो देन वो जो डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, वो जो डाइपोल मोमेंट है जो प्रोड्यूस्ड हुआ है प्रत्येक मॉलिक्यूल में, प्रोड्यूस्ड इन ईच मॉलिक्यूल, ठीक है। ये जो मैंने इंग्लिश में बोला है ना अभी, इसकी हिंदी तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, है ना, तो वही हिंदी है इसकी। तो इसकी देखो डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन ईच मॉलिक्यूल, वो जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होगा टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है जी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को आप पोलराइजिंग फील्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलराइजिंग फील्ड, समझ गए। देखो डाइपोल मोमेंट पूरे सब्सटेंस में प्रोड्यूस हो गया है ना, तो मॉलिक्यूल में भी होगा, प्रत्येक मॉलिक्यूल में। तो हमने कहा डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन ईच मॉलिक्यूल, तो डाइपोल मोमेंट को तो P से लिखते हैं, वेक्टर P कह दो चाहे, और प्रत्येक मॉलिक्यूल में है तो M सफिक्स में कह दिया, यानी डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन मॉलिक्यूल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इसे भी आप EM से डिनोट कर लो। ठीक है जी, क्लियर है। EM का मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर, है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मॉलिक्यूल के, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्लियर है। तो मॉलिक्यूल से रिलेटेड है ना, वो मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, पोलराइज्ड कर रहा है। तो इस तरीके से हो जाएगा, दैट इज करके आप ऐसे कह सकते हो, अर्थात करके। ये समानुपाती का निशान है ना, इसकी हिंदी सुन लो, इसे कहेंगे प्रत्येक अणु में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे हटाओगे समानुपाती को, एक निशान आएगा, ये समानुपाती है तो ऐसे बना लो इसे, ठीक है जी, क्योंकि वो निशान अल्फा का आएगा इस बार, और अल्फा फिर समानुपाती की तरह लगना नहीं चाहिए। ठीक है जी, तो अल्फा बराबर क्या आएगा, वेक्टर PM अपॉन वेक्टर EM। ठीक है जी, तो ये अल्फा क्या है, लिख देना, वेयर अल्फा इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, है ना, जहां अल्फा क्या है, एक समानुपातिक नियतांक है, तथा इसे ही पोलराइजेबिलिटी मानी ध्रुवणता कहा जाता है ना। दिस कांस्टेंट इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी। तो देखो बाय फॉर्मूला इसकी डेफिनेशन भी आप दे सकते हो, तो हैंस करके लिखिएगा, हैंस, है ना। तो हैंस करके आपको लिखना है, देखो दोनों का रेशो है या नहीं, रेशो है, अनुपात है, ठीक है जी। लेकिन एक विशेष बात और सुन लो, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को पोलराइजिंग फील्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि यही तो पोलराइजेशन करा रहा है, और पोलराइजिंग का मतलब है पोलराइजेशन कराने वाला फील्ड, है ना। तो इसी कारण इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को आप पोलराइजिंग फील्ड भी कहते हैं। ठीक है जी, तो देखो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हैंस द रेशो, है ना, जो रेशो है, और रेशो किसका है, डाइपोल मोमेंट, हैंस द रेशो ऑफ डाइपोल मोमेंट। और कौन सा डाइपोल मोमेंट, जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है, प्रोड्यूस्ड इन, ठीक है जी, ईच मॉलिक्यूल। भाई M आ रहा है,
तो किस में प्रोड्यूस हो रहा है, ईच मॉलिक्यूल, प्रत्येक मॉलिक्यूल में, ठीक है जी, प्रत्येक मॉलिक्यूल में। और प्रत्येक मॉलिक्यूल किसका है, ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के प्रत्येक मॉलिक्यूल में जो डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा वो ऊपर रहेगा, और इसका रेशो है किसके साथ, तो टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका रेशो है। क्लियर है, कॉमन लिख देना, इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी, है ना, इसे आप पोलराइजेबिलिटी कहते हैं, और अल्फा से डिनोट करते हैं, तो मैंने बता ही दिया, ठीक है जी। तो पोलराइजेबिलिटी में आपको ध्रुवणता में कोई समस्या नहीं होगी। आइए, है ना, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, या हाँ नेक्स्ट लाइन से लिख लो, या अगली हेडिंग डाल लो, जैसे भी आपका मन करे, टाइप्स ऑफ पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, ध्रुवणता के प्रकार। तो मैं आपको बता दूं, पोलराइजेबिलिटी जो है वो 3 टाइप्स की होती है ना, 3 टाइप होते हैं। तो बारी बारी से हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स को। तो पहली हेडिंग डालो, चलो मैं इसे रफ ही कर देता हूँ सारे को। तो पहली हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। लिखना आप, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोलराइजेबिलिटी। तो पहली है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी, है ना, या इलेक्ट्रॉनिक ध्रुवणता कहेंगे, ठीक है। इसे आप अल्फा ई से डिनोट करेंगे, ई आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है जी। तो ये पोलराइजेबिलिटी किसके कारण है, तो इसमें आप कहेंगे द पोलराइजेबिलिटी, ठीक है जी, द पोलराइजेबिलिटी ये किसके कारण है, तो ये है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक, यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच डिस्प्लेसमेंट होने में। मैंने बताया ना, इलेक्ट्रॉन इधर खिसक जाता है प्लस की तरफ, न्यूक्लियस उधर माइनस की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो दोनों का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ हो जाए, न्यूक्लियस माइनस की तरफ हो जाए, डाइपोल बन जाए, है ना, पोलराइज्ड हो जाए, डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाए, और फिर डाइपोल मोमेंट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे ही तो आप क्या कहते हैं, है ना, रेशो से कह दो या पर यूनिट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो, है ना, मतलब एकांक बाह्य वैद्युत क्षेत्र के लिए कह दो या दोनों का अनुपात कह दो, एक ही बात है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट होता है ना, किनका, इलेक्ट्रॉन्स का और इसका न्यूक्लियस का। तो इसी कारण कौन सी वाली पोलराइजेबिलिटी आती है, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी, है ना। तो द पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, है ना, इलेक्ट्रॉन्स कह दो या इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह दो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना, एंड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का डिस्प्लेसमेंट होगा, किस में होगा ये, तो इन द एटम, ये काम होगा एटम में, ठीक है जी। तो ऐसी पोलराइजेबिलिटी को आप क्या कहेंगे, इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। नेक्स्ट लाइन से लिखना, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा ई, ठीक है। तो देखो क्या कहेंगे, वह ध्रुवणता जिसमें इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक, मतलब वह ध्रुवणता जो इलेक्ट्रॉनों तथा नाभिक के विस्थापन के कारण उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रॉनिक ध्रुवणता कहलाती है। इसे अल्फा ई से प्रदर्शित करते हैं। कर लोगे। नंबर 2 पे आओ। नंबर 2 है आयनिक पोलराइजेबिलिटी, ठीक है जी, आयनिक पोलराइजेबिलिटी। आयनिक है तो इसे अल्फा आई से डिनोट करेंगे, अल्फा आई, ठीक है जी। तो इसमें भी आप लिख देंगे खुद ही, क्या लिखेंगे, पहले तो ये लिखना कि सम मटेरियल्स, ये सम सब्सटेंस है ना, किससे बनते हैं, आर फॉर्म्ड, बने होते हैं किसके द्वारा, बाई, लिखना बाई आयनिक मॉलिक्यूल्स, कुछ पदार्थ आयनिक अणुओं से मिलकर बने होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आयनों का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है जी। तो आप लिखेंगे इसमें द पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है जी।
पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है जी, क्लियर है। इन द मॉलिक्यूल, यहाँ एटम नहीं आएगा, यहाँ मॉलिक्यूल में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं तो उनके बीच है ना सेपरेशन हो जाता है, तो फिर डाइपोल बन जाता है। जैसे HCl NaCl वाला उदाहरण मैंने दिया, तो वो आयनिक पोलराइजेबिलिटी है। ठीक है जी। तो आप कहेंगे इज नोन एज, इन द मॉलिक्यूल के बाद इज नोन एज आयनिक पोलराइजेबिलिटी। हिंदी में सुन लीजिए, कुछ पदार्थ है ना आयनिक अणुओं से मिलकर बने होते हैं, तब आयनों के विस्थापन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली ध्रुवणता को आयनिक ध्रुवणता कहते हैं। कर लोगे, इसे अल्फा आई से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरी है ओरिएंटेशनल, है ना, ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी। ठीक है जी, ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, ओरिएंटेशनल है ये, तो अल्फा ओ, ओरिएंटेशन यानी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, स्ट्रक्चर, संरचना, बनावट, उससे संबंधित है ये, है ना। तो कुछ पदार्थों की संरचना पहले से ही ऐसी रहती है ना, परमानेंट, मतलब अपने आप ही कि उसमें डाइपोल होता है ना। कुछ पदार्थों की संरचना इस तरीके से बनी होती है ना। तो इसका मतलब क्या आएगा, द पोलराइजेबिलिटी विच इज प्रोड्यूस्ड या विच इज ड्यू टू, किसके कारण है, द पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, स्ट्रक्चर के कारण, या ओरिएंटेशन ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ द सब्सटेंस कह सकते हो। ओरिएंटेशन स्ट्रक्चर एक ही बात है। तो इसके कारण जो, और हाँ एक बात और है, इसमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है जी, परमानेंट। तो आप कहेंगे, ठीक है जी, द पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू, क्या कहेंगे, ड्यू टू स्ट्रक्चर या ओरिएंटेशन ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है जी, एंड परमानेंट डाइपोल मोमेंट, इन दोनों के कारण जो पोलराइजेबिलिटी होती है को बता देना इज नोन एज ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी। कर लोगे, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा ओ, यानी कि स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण तथा पदार्थ की संरचना के कारण जो ध्रुवणता होती है उसे क्या कहते हैं आप। ठीक है, हिंदी में ओरिएंटेशन को देख लेना एक बार, मेरे अब इस टाइम याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ओरिएंटेशन पोलराइजेबिलिटी है, अल्फा ओ से इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी। और टोटल पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल लिख देना, टोटल पोलराइजेबिलिटी अल्फा बराबर हो जाएगा अल्फा ई प्लस अल्फा आई प्लस अल्फा ओ। ठीक है, और ये जो अल्फा ई प्लस अल्फा आई है इसे कहते हैं अल्फा डी, इसे कहते हैं डीफॉर्मेशन। ठीक है जी, लिख देना डीफॉर्मेशन पोलराइजेबिलिटी। ठीक है जी, यानी विरूपण कहते हैं हिंदी में, विरूपण पोलराइजेबिलिटी। कर लोगे, क्योंकि ये दोनों मिलके ही रूप बिगाड़ देते हैं। आयनिक हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, वो पोलराइज्ड गोल था एटम, ऐसे कर दिया, रूप बदल गया ना, तो डीफॉर्मेशन, फॉर्म को बिगाड़ देने वाला है ना। और ये तो परमानेंट है ओरिएंटेशन का, तो ये अलग है ना। तो अल्फा बराबर अब क्या आ जाएगा, अल्फा डी बन गया ये तो, और ये अल्फा ओ। तो यहाँ से ऐसे भी आप कह सकते हो ये है टोटल पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हुआ, इसे आप कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, क्लियर है। और आपकी मॉडर्न ऑप्टिक्स पेड बैच में चल रही है। यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया हुआ है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।